हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। तो आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेनेशन। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या समझते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जीवन में जीने के लिए किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इस चैप्टर में हम पार्ट 1, हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पार्ट 1 कवर करेंगे एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद पार्ट 2। तो बिना देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। अबाउट द ऑथर जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन bracket 1892-1964 was a versatile genius। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फुल नेम दिया है हमारे ऑथर का। उनका नाम क्या है? जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा नाम याद रखें, किनका? ऑथर का। इसके बाद आप इस बात पे ध्यान दें कि वो कब पैदा हुए, 1892 में, और 1964 में उनकी डेथ हो गई। अब वो क्या थे? वॉज अ वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल से हम क्या समझते हैं? वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल? वर्सेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, अगर हम इनकी बात करें, इनको जोड़ते हुए, तो वर्सेटाइल से हम ये समझते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर एक काम को कर लेते थे। चारों काम, हर एक काम। ऐसा नहीं है कि स्कॉलर भी होंगे, इसके अलावा वो और भी बहुत सी फील्ड्स में काम करते होंगे। तो वर्सेटाइल उनके लिए यूज होता है जो हर काम कर लेते हैं। जीनियस थे यानी बुद्धिमान थे। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन। उन्होंने क्या पढ़ा था? उन्होंने पढ़ाई की थी ग्रीक लैंग्वेज की और लैटिन लैंग्वेज की एट ऑक्सफोर्ड। और कहाँ पे पढ़ाई की थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। एंड देन वेंट टू लंदन। और उसके बाद वो लंदन गए थे टू डू रिसर्च इन जूलॉजी। अब देखिए, जूलॉजी जो है, इसकी पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ पर गए थे? लंदन में गए थे रिसर्च करने। ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब वो किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे? वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स में। अब वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स, एंड एट डिफरेंट टाइम्स हेल्ड सच पोस्ट एट एज रीडर इन बायोकेमिस्ट्री एंड कैम्ब्रिज। और देखिए, यहाँ पर आ रहा है रीडर, तो इसके अलावा वो रीडर भी थे। अब रीडर का मीनिंग ये नहीं होता कि किताब लेके रीड करना। पहले समय में क्या होता था, अभी 2009 के बाद से कुछ चेंजेस आए हैं। पहले ये होता था कि रीडर को भी हम क्या कहते थे? एक प्रोफेशनल प्रोफेसर मानते थे, एसोसिएट प्रोफेसर माना करते थे, जो अपनी जगह में बैठ के लोगों को बताया करते थे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। अगर आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो आज भी रीडर अवेलेबल हैं, लेकिन 2009 के बाद से कुछ चेंजेस आए हैं। अब देखिए, रीडर इन बायोकेमिस्ट्री एंड कैम्ब्रिज, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ वो प्रोफेसर भी थे किसमें? जेनेटिक्स में। तो यहाँ पर साफ है, अगर वो प्रोफेसर हैं जेनेटिक्स में तो उनको विज्ञान की नॉलेज तो बहुत होगी। जहाँ वो प्रोज में इतना सब कुछ लिख रहे हैं, बता रहे हैं, कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा रोल है, लिटरेचर में भी और विज्ञान में भी। प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। तो यहाँ पर वो और कहाँ पर भी थे, और कलकत्ता में भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी वो क्या थे? प्रोफेसर थे। तो दोनों जगहों में। तो कितने ज़्यादा विद्वान आदमी हैं ये। चलिए, इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच he once said that he knew 11 languages। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, खास के 11 लैंग्वेज भाषाओं का ज्ञान है और 11 लैंग्वेजेस का ज्ञान है। इसका अर्थ है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। चलिए, अब आपका एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, वो व्यक्ति जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क है।
Haldane was a Marxist and used to contribute article to the Marxist Daily Worker. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो हेल्डेन थे was a Marxist, वो एक मार्क्सिस्ट थे. मार्क्सिस्ट का मतलब ये होता है, आप लोगों को ये जानकर बड़ा अचरज होगा कि हमारे यहाँ पर इतनी सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़. ओके, आप देखें तो रियलिज्म, आइडियलिज्म, बहुत सारी. तो ये मार्क्सिज्म क्या है फिर? मार्क्सिज्म का मतलब यहाँ ये निकलता है, जो मार्क्स थे उन्होंने अपने आइडिया पुट फॉरवर्ड किए थे, तो कुछ लोग उसको फॉलो करने लग गए. अब उनका आइडिया क्या था? देखिए, उन्होंने कहा था कि दो तरह के लोग होते हैं, एक बर्जुआ श्रेणी में, एक प्रोलिटेरिएट होते हैं. तो बर्जुआ क्या करते हैं? उनका शोषण करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उन लोगों को ऊपर लाना है, जो नीचे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो सोशलिस्टिक आइडियाज़ और कम्युनिस्टिक आइडियाज़ को बढ़ावा देते थे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उनके आर्टिकल. अब देखिए, मार्क्सिस्ट डेली वर्कर, उन्होंने अपने आर्टिकल कंट्रीब्यूट किए यहाँ पर on scientific topics written in a style which even a person with average education could understand. और इतने इजी वे में उन्होंने लिखा है कि एक सामान्य आदमी भी अगर उनको पढ़ने का प्रयास करेगा तो वो बहुत इजीली उनको समझ पाएगा. यहाँ हमने कवर कर लिया ऑथर के बारे में. अब हम आगे देखते हैं. अब देखिए, ऑथर की बेसिक नॉलेज हमें हो गई. अब हम उनके वर्क्स को देखते हैं. His work include Daedalus or Science and the Future, Possible World, Science and Ethics, and the Inequality of Man, from which the present essay is taken. In this essay, Haldane explained why it is important for mankind to adopt the scientific standpoints. क्यों ये आवश्यक है कि हमको scientific standpoints को लेना है. He writes in an informative एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल. विचारों को उत्खनन करना. अब देखिए, यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि जो हमारे आदरणीय ऑथर हैं उन्होंने क्या करा है, बड़े ही इंफॉर्मेटिव वे में, थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल में क्या करा है, इसको लिखा है. यहाँ पर जो पार्ट है ऐसे का, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखने वाले हैं इस ऐसे में कि वैज्ञानिक स्टैंड पॉइंट्स, हर एक चीज़ जो होती है इस दुनिया में उसको हम कैसे देखेंगे. कहीं ना कहीं हमें हमारा एक दृष्टिकोण रखना चाहिए ना. इसके पूर्व वाले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे गार्डनर बता रहे हैं कि लिबर्टी का रोल क्या है लाइफ में. लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक था और यहाँ पर विज्ञान से जुड़ा हुआ है. तो अब इसमें ही हमको ध्यान देना है कि क्या ऑथर कहाँ फोकस करना चाहता है, क्योंकि लिटरेचर में हमको हर चीज़ को सीखना भी होता है. चलिए, now we are going to start the explanation part. Science affects the average man. जो सामान्य आदमी है, हम जैसे लोग जो हैं, उनको विज्ञान क्या करता है? अफेक्ट करता है. अब यहाँ पर अफेक्ट कैसे करता है? देखिए, अफेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि रोज़मर्रा के जीवन में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं. गाड़ी चलाते हैं ना, आप लोग वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हो. तो कहीं ना कहीं एक आदमी पे विज्ञान का बहुत असर पड़ा है, एंड वुमेन, दोनों पर, मैन एंड वुमेन, इन टू वेज ऑलरेडी, दो तरीके से इसका प्रभाव पड़ा है. ही और शी, वह या ये. अब यहाँ पर देखिए, मैन और वुमेन के लिए इन दो का वर्ड प्रयुक्त हुआ है. शी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशंस. विज्ञान के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं. अब जैसे कि क्या क्या एप्लीकेशन होंगे? ड्राइविंग इन अ मोटर कार और ओमनीबस इंस्टेड ऑफ अ हॉर्स ड्रॉन व्हीकल. अब हम लोगों को क्या बड़ा बेनिफिट मिला है. एक समय था जब हम बुल्लक कार्ट में चला करते थे, बैठते थे, वो हमको ले जाती थी. फिर हम हॉर्स पे आए. हॉर्स के बाद हम किस पर आए? हॉर्स के चलाने के बाद फिर हम डायरेक्टली किस पर आए? फिर हमको यूरोपियन लोगों ने क्या मोटर गाड़ी दी, हम मोटर गाड़ी चलाने लग गए. फिर कार पर आ गए. तो कहीं ना कहीं क्रमबद्ध जो परिवर्तन आ रहा है उसकी बात जो है ऑथर यहाँ पर कर रहे हैं कि अब हम उन स्थितियों में नहीं हैं. क्यों? क्योंकि विज्ञान के जो बढ़ते चरण हैं वह हमें आगे ले जा रहे हैं. एवरेज का मतलब कॉमन, बेनिफिट्स मींस गेन्स, मेक प्रॉफिट, और ओमनीबस, ये एक बस है.
आप लोगों ने शायद सुना होगा कि बस को ओमनी बस भी कहा जाता है। अगर नहीं सुना तो आप ओमनी बस देख लें। Being treated for disease by a doctor or surgeon rather than a witch, and being killed with an automatic pistol or a shell in place of a dagger or a battle axe। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है। एक समय था जब लोग क्या करते थे, झाड़ फूक कराते थे। कुछ लोग तो यूरोप में तो ये कहा जाता है कि चुड़ैलें हुआ करती थी, विचेस हुआ करती थी। वो क्या करती थी, उनके पास एक हंडी होती थी, उस हंडी में वो छिपकली को मार देंगी, कुछ कुछ मार मार के कुछ बनाती थी और सिरप बनाती थी। अगर आपने एनिमेटेड मूवीज देखी हो तो वहां पर क्या होता था, लोग चुड़ैलों के पास जाया करते थे। वहां की बात है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी था नहीं, लेकिन विच का उपयोग चुड़ैल के लिए होता है। तो या तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लो या विच से। अब हम विच से नहीं कराते, हम डॉक्टर से कराते हैं, हमारे पास सर्जन हैं हमारे। अब ऐसी स्थिति नहीं है। एंड बीइंग किल्ड विद एन ऑटोमेटिक पिस्टल और अ जेल इन प्लेस ऑफ ड्रैगन, या तो हम पिस्टल, आपने सुना होगा ना कि जब यूरोपियन भारत में आए थे तो उनके पास गोलियां थी, तो गोलियों का सामना कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे पास ना तो अच्छे जहाज थे और ना पिस्टल थी और ना हमें नॉलेज था न्यूटन की लॉज वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे यही तो वो बता रहे हैं कि विज्ञान ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ हम चुड़ैलों के पास जाते थे और कहाँ अब हम डॉक्टर के पास आ रहे हैं। कहाँ हम चाकू से लोगों को मारने का प्रयास करते थे बैटल में, है ना, या हमने कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे पास उन्नत इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, विच प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी, ऑटोमेटिक पिस्टल, a self-operative pistol where the spent cartridge is ejected and the gun reloaded and fired by the action of the gas generated in firing or by the force of the recoil। लाइक यहाँ एक प्रोसीजर बताया है आपको, एक सामान्य सी प्रोसीजर है कि कैसे पिस्टल चलती है। शेल, अब यहाँ पर देखिए, a cylindrical projectile containing an explosive in a metal container। आप लोगों ने सुना होगा ग्रेनाइट ही है एक तरह का, कि ग्रेनाइट लो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे इसी की बात हो रही है। कंटेनिंग एन एक्सप्लोसिव इन अ मेटल कंटेनर एक्सप्लोडेड बाय इम्पैक्ट, टाइम फ्यूज और द कंटेनर इटसेल्फ। तो यहाँ पर शेल की बात हो रही है। तो शेल को हम क्या कहेंगे, एक गोला सा कुछ होगा, उस गोलाकार का, उसमें कुछ बारूद होगी, उसको फेंक दोगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो और शेल इन अ प्लेस ऑफ ड्रैगन, तो अब इसकी जगह हम किसको यूज करें, इन दोनों को। इट ऑल्सो अफेक्ट्स हिज और हर ओपिनियन, और कहीं ना कहीं विज्ञान क्या कर रहा है, आदमी और औरत की जो ओपिनियन है उन पर भी प्रभाव डाल रहा है। ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट द अर्थ इज राउंड। बहुत से लोगों का मानना था कि अर्थ राउंड है, एंड द हेवेंस नियरली एम्प्टी, और जो स्वर्ग है वो तो खाली है, इंस्टेड ऑफ सॉलिड। क्या होता है कि यहां पर इन लाइनों के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि पहले समय में हम अर्थ को लेकर भी बहुत से धारणाएं बना के रखे थे, स्वर्ग है, नर्क है। लेकिन जब से विज्ञान आया है, विज्ञान ने क्या करना प्रारंभ किया है, विज्ञान ने ये करना प्रारंभ किया है कि अलग अलग अवस्थाओं में शोध प्रारंभ हुए, और शोधों के कारण हमको ये बात ज्ञात हुई कि धरती क्या है। धरती कोई ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से टपक गई हो या बन गई हो या फ्लैट हो, या धरती के आजू बाजू सूरज चक्कर लगा रहा हो, ये स्वर्ग में अटकी हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हर कुछ क्लियर है कि धरती क्या है, धरती का अपना शेप होता है, अपना साइज होता है। एंड वी आर बिगिनिंग टू बिलीव इन आवर एनिमल एंसेस्ट्री। अब डार्विन को तो आप सभी जानते होंगे, उन्होंने ये कहा था ना कि हमारा जो अस्तित्व है वो बंदरों से बना है। बंदर, कपी जैसे कपीश्वर कहते हैं हनुमान जी को, आपने देखा होगा, तो वो हमारे एंसेस्टर हैं एक तरह से, है ना। अगर आप ध्यान दें तो आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो होमनिमिडस, ऐसे बहुत तरह तरह के नाम हैं, ओके। तो यहाँ पर उन्हीं की ही बात हो रही है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ वास्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड्स। अब वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ये तो पता चला गया है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वंश फैमिली, हमारे फैमिली के भाग कौन थे, हम पता है कि हम कहाँ से आए हैं।
और हमें अब ये भी पता चल गया है पॉसिबिलिटी, अब हमको ये ज्ञात हो गया है कि हमको किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके अपने आप को उन्नत करना है। कोरोना आया, कोरोना आने से क्या हुआ, लोग बहुत बीमार पड़े, लोगों ने चाइना को बहुत आरोप लगाया। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि कोरोना में हमने वैक्सीनेशन लाया, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को उन्नत बनाया। अब यहां पर जैसे ये दिया है द हेवेंस नियरली एम्प्टी, अब एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि एन एल्यूजन, अब ये क्या है, ये एक एल्यूजन यहीं कहीं से लिया हुआ है टू द साइंटिफिक बिलीव दैट रिप्लेस द ओल्डर बिलीफ। ये एक साइंटिफिक बिलीव है जिसने क्या करा, ओल्डर बिलीफ को चेंज किया दैट अर्थ वॉज फ्लैट एंड द स्काई वॉज अ काइंड ऑफ सॉलिड मास इंक्लोजिंग द अर्थ। ओके, उन्होंने क्या करा कि जो अर्थ वो फ्लैट है। अब ये चीज जो मैंने आपको बताई तो ये मीनिंग भी वैसे ही एग्जैक्ट है। अगर आपको डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट पैरा, इट इज सेकेंड, बट साइंस कैन डू समथिंग फार बिगर। लेकिन विज्ञान क्या कर सकता है, बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। स्वाभाविक है, ये विज्ञान है, विज्ञान के बढ़ते चरण, और हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया में तो बहुत कुछ मिलना ही है। आज हम हवाई जहाज से उड़ते, एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमारे पैरों के नीचे रॉकेट लगा होगा, मुड़ रहे होंगे। तो वही बात है, तो बिगर फॉर द ह्यूमन माइंड, ये बहुत बड़ी बात है ह्यूमन माइंड के, दैट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन सेट ऑफ बिलीव्स फॉर अनदर से क्या समझते हैं हम, यहां ये कहा जा रहा है साफ साफ तरीके से, लोग अपने द्वारा बना करना क्या करते, प्रतिरोपण। लाइक जो आपके दिमाग में है कुछ भी, आपने कहा बिल्ली रास्ता काट लेती है, अब उसको आपने एक महान कहानी बना दिया और अब पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। कुछ भी आप अपने माइंड में सेट कर देते हो और वही लोगों को दे देते हो और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। विज्ञान इसको खारिज करता है, विज्ञान नहीं मानता इनको। विज्ञान कहता है कुछ भी थोपो मत, पहले रिसर्च करो, ट्रुथ को पता लगाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। और द इनकुलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस। अब देखिए, इनकुलकेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटिंग इन फिक्सिंग फर्मली इन माइंड। आप नॉलेज क्या करते हो, फिक्स करते हो, इंकुलकेट करते हो। तो यहां पर किसके इंकुलकेशन के बाद, इंकुलकेशन ऑफ स्केप्टिसिज्म रिगार्डिंग एक्सेप्टेड ओपिनियंस। अब स्केप्टिसिज्म का मीनिंग डिसबिलीफ, एटीट्यूड और टू डाउट। तो अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनको ना अपने माइंड में रख लेते हैं, कुछ ऐसे डिसबिलीव्स होते हैं जो कि सही नहीं है। इट कैन ग्रेजुअली स्प्रेड अमॉन्ग ह्यूमैनिटी। जो विज्ञान है वो ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहा है किसमें, ह्यूमैनिटी में एज अ होल। द पॉइंट ऑफ व्यू दैट, यहाँ पे पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इनका कहने का अर्थ है दैट प्रिवेल्स अमॉन्ग रिसर्च वर्कर्स। अब तो रिसर्च वर्कर्स भी आ गए, जहां तक वो क्या हो गया, फैल रहा है, प्रिवेल कर रहा है। प्रिवेल मीनिंग बी वाइड स्प्रेड और करेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया और एट अ पर्टिकुलर टाइम। एंड हैज इनेबल्ड, यानी उसने अलाउ किया, अब हम कर पा रहे हैं, इनेबल हो रहे हैं, क्षमता आ गई है करने की। हैज इनेबल्ड अ फ्यू थाउजेंड मैन, बहुत सारे आदमी और लेडीज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, डजन ऑफ लेडीज को, टू क्रिएट द साइंस ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट। अब इसी के जो बढ़ते चरण हैं, उन्होंने क्या करा, आदमी और औरतों को क्या हुआ, विज्ञान का एक अनोखा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे आज हम मॉडर्न सिविलाइजेशन को देख पा रहे हैं। आज हमारा विज्ञान के कारण ही तो मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टैब्लिश्ड है। कहां गया मॉडर्न सिविलाइजेशन अगर विज्ञान ही ना हो। एरोप्लेन नहीं होता, रेलवेज नहीं होती, हवाई जहाज और इनके अलावा रॉकेट्स, कितनी सारी चीजें बन गई हैं आजकल। लेकिन तब भी आज भी हम इस चीज को नहीं सीख पाए कि विज्ञान को किस तरह हमको हैंडल करना है। फॉर इफ वी आर टू कंट्रोल अवर ओन एंड वन अनदर्स एक्शन, मान लीजिए कि हमें खुद की कंट्रोल करना है,
खुद का या दूसरे के एक्शंस को कंट्रोल करना है, वी आर लर्निंग टू कंट्रोल नेचर। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को कंट्रोल करने की बात करते हैं। देखिए, प्रकृति को कंट्रोल करा ही नहीं जा सकता। मुझे बताइए, अगर आप बोलो आबरा का डाबरा और ऐसे कहकर आप पानी को रोक दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये प्रकृति के नियम है। अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इवोपरेशन हुआ, क्लाउड बना और हो गया। अब मैं बोलूँ आबरा का डाबरा रुक जाओ, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नेचर, इट इज अगेंस्ट द नेचर। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट ऑफ द लेबोरेटरी। कहीं ना कहीं हमें एक अनुसंधान करने का क्षेत्र होना चाहिए, पता होना चाहिए, जहां हम क्या करेंगे, जहां हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की पुष्टि कर पाएंगे एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ, और उसको क्या करेंगे, अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। इट इज फूलिश टू थिंक दैट, ये बकवास बात होगी कि अगर हम ऐसा सोचते हैं that the outlook which has already revolutionized industry, अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम ये गलत सोचने वाले होंगे। अब इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर, वॉर एंड मेडिसिन विल प्रूव यूजलेस व्हेन अप्लाइड टू द फैमिली, द नेशन, द ह्यूमन रेस। हम लोग बेवकूफ होंगे अगर हम सिर्फ यही कहेंगे कि ये जो विज्ञान का क्षेत्र है कुछ ही भाग के लिए सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। विज्ञान का भाग जो है वो ह्यूमन रेस, नेशन, इनके लिए भी है। विज्ञान सबके लिए है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप है विज्ञान। चलिए, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पैराग्राफ पे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, the growing realization of this fact is opening the door to innumerable false prophets। यहां ये कहा जा रहा है, बदकिस्मती से हमारी किस्मत में कुछ ऐसे लोग आ गए है ना, ऐसे फॉल्स प्रॉफिट्स आ गए। ये वो लोग होते हैं जो लोग अपनी कहानियां बनाते हैं, हाथ में भभूति ले ली और उन्होंने कहा झम 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 झम, भभूति लेने से क्या हो गया, देखो भभूति आ गई। दिस टाइप ऑफ पीपल्स दे आर टॉकिंग अबाउट। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मानसिक स्तर के अनुसार नहीं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो द ग्रोइंग रियलाइजेशन, अब हमको ये रियलाइज होते जा रहा है कि यहां पर कितने सारे ऐसे लोग हैं हु आर एडवर्टाइजिंग देयर पेट थ्योरीज, खुद की ही थ्योरियां बनाई। अब देखिए, ये नहीं है कि यहाँ भभूति वालों की बात हो रही है, यहाँ पे और भी लोगों की बात है जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फॉल्स प्रॉफिट से क्या समझ में आता है, यहाँ हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो लोग बहुत विद्वान हैं। प्रॉफिट्स अच्छे भी होते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं फॉल्स प्रॉफिट्स की, गलत लोगों की। पीपल who claim to have sure knowledge, ऐसा कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसा ज्ञान है जो कहीं किसी के पास नहीं है। एंड कन्विंस अदर्स टू फॉलो देम, और बोलते हैं मैं तो गौतम बुद्ध, लाइक हम बोलते हैं ना कुछ लोग, बुद्ध तो कोई बन नहीं सकता लेकिन मैं तो बुद्ध बन जाऊंगा और बुद्ध बन के लाओ मुझे फॉलो करो, अब मैं नया बुद्ध बन गया ना। कुछ लोग लोगों को क्या करते हैं, उल्लू बनाते हैं कि मेरे पास ही सिद्धि है और मेरे पास आ जाइए आप, और लोग उनको अंधा बनकर फॉलो करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बट इन रियलिटी आर ईदर मिस्टेकन, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों से झूठ बोल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को तो हमको समझना है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इन सब चीजों पे कभी ध्यान नहीं देता। भोली भाली जनता क्या करती है, भोली भाली जनता लोगों का पीछा करती है अपने फायदे के लिए। हर एक आदमी आज के समय क्या चाहता है, अपना विकास चाहता है ना, विकास की तो आवश्यकता है, तो विकास के लिए वो लोगों के पीछे जाता है, मन की शांति के लिए जाता है, पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को ठग लेते हैं। तो यहां पर यही बात हो रही है कि विज्ञान के नाम पर लोगों को ठगना गलत है। साइंस इज कंटिन्यूअली लगातार टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ, अपने माउथ से कह रही है ना, यहाँ पे पर्सोनिफाइड करा है, साइंस को एक नाम दे दिया। विज्ञान जैसे सरस्वती माता है, हमने हमारी बुद्धि को, जो हमारा विवेक है, उसको सरस्वती माँ को पर्सोनिफाई किया, हाथ में एक सितार है। ओके, तो वैसे यहाँ पे अब साइंस को हमने मुंह दे दिया।
telling us through their mouth. Now science is continually telling us their mouths that we are doomed unless we give up smoking. तो लाइक कहीं ना कहीं एक तो वो भी आप इस दृष्टिकोण को लीजिए कि साइंस क्या कह रहा है, कंटिन्यूली बोल रहा है. अगर मैं साइंस को पर्सोनिफाई कर दूं तो साइंस क्या कहेगा, यही कहेगा कि कितने सारे लोग हैं ना, उनको खुद भी पता है कि हम गलत हैं, हम रॉन्ग हैं, है ना. थ्रू अस देयर माउथ, खुद के माउथ से, दैट वी आर डूम्ड अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग. लाइक हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे स्मोकिंग के साथ ही अगर हम स्मोकिंग नहीं देंगे. अब देखिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं और छोड़ते नहीं. उनको पता है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं इसको छोड़ते नहीं है. तो यहां पर एबॉलिश, ब्रिंग टू एन एंड, पुट एन एंड टू. तो इसको एक बार और समझिए, ये एक कठिन लाइन है कि साइंस इज कंटिन्यूअली टेलिंग अस थ्रू देयर माउथ्स दैट वी आर डूम्ड अनलेस वी गिव अप स्मोकिंग. हमारा बर्बादी तय है यदि हम स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे या हम छोड़ेंगे नहीं. और अबॉलिश बर्थ कंट्रोल एंड सो फॉर्थ. तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बहुत सी नेगेटिव चीज़ें, लाइक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, धरती कितनी बढ़ती जा रही है. आप विश्वास नहीं करोगे कि भारत आज विश्व में सबसे पहले नंबर पर आ रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को भी छोड़ रहा है और क्या बन गया, पॉपुलेटेड कंट्री. तो क्या आवश्यकता है बर्थ कंट्रोल की, नहीं तो जगह ही नहीं रहेगी, हम रहेंगे कहाँ पे. तो विज्ञान भी हमको इन चीज़ों पे सजग कर रहा है, बता रहा है. नाउ इट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी. मैं तो ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानो कि आप कोई साइंटिफिक थ्योरी को सपोर्ट करो, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं. इट्स नॉट माई ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी बट मेयरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट. मैं यहाँ पर कोई आपको साइंटिफिक थ्योरी नहीं दे रहा कि ये आपको करना है, ऐसा करो, जिंदगी मस्त हो जाएगी आपकी और आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहे वो. यहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि साइंटिफिक थ्योरी बट मेनली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट. मैं अपने स्टैंड पॉइंट रख रहा हूं, अपने कुछ बिंदु रख रहा हूं जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंड पॉइंट. तो यहां देखिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैंड पॉइंट. अब इस स्टैंड पॉइंट के कितने तरह के फैक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो हम यहां पर देखेंगे. इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले, इट अटेम्प्ट्स टू बी ट्रुथफुल एंड देयरफॉर इम्पार्शियल. यहां कहा जा रहा है, यहां ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो सच्चे रहें और दूसरा भेदभाव ना करें. सच्चाई जीवन में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है. क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर सच्चाई रहेगी तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे. विज्ञान हर चीज को इस तरह से सामने नहीं करता लोगों के कि देखो यहां पर ये भूत है, तो साइंस नहीं कोई विश्वास करता जब तक उसको कोई एविडेंस नहीं मिलता. नेवर बिलीव. इम्पार्शियल. अगर आप एक वैज्ञानिक हो, आप अगर किसी में भेद करोगे कि मैं तो इंसान का ही लाइक बीमार पड़ जाए तो उसको गोली दूंगा, जानवर को नहीं दूंगा, तो ये गलत है. विज्ञान सबको एक समान मानती है. इट कैरीज impartiality a great deal further than does the legal point of view. देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कभी तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कानून में बहुत आज भी कितने सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं. अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सामान्यता आज भी लोगों के पास ना न्याय नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाया. आप पेपर्स पढ़ेंगे कि किसी ने किसी के साथ गलत किया और उनके लोगों को छोड़ दिया गया, वो परेशान हो रहा है, वो हो रही है. लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है. ठीक है, तो इम्पार्शियलिटी अ ग्रेट डील फर्दर देन द लीगल फर्दर. लाइक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ हद तक है ही. अ गुड जज विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल. जो एक गुड जज होगा, कहीं ना कहीं अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो जज होगा वो क्या होगा, इम्पार्शियल होने की कोशिश करेगा. कहाँ पे? जॉन स्मिथ और चिंग सिंग के बीच में. अ गुड साइंटिस्ट विल बी इम्पार्शियल बिटवीन. लेकिन जो गुड साइंटिस्ट है वो क्या होगा, इम्पार्शियल होगा. किसमें? किसके लिए? स्मिथ के लिए भी, टैपवॉर्म के लिए भी, सोलार सिस्टम के लिए. तो अब इसको कनेक्ट करिए कि कहना क्या जा रहा है. फर्दर देन डज द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैरीज इम्पार्शियलिटी ग्रेटर डील फर्दर. लाइक थोड़ा और आगे बढ़ता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बढ़ता है. जैसे वहां तो खामियां हैं ही,
लेकिन उससे और आगे बढ़ के हम देखेंगे कि यहां पर क्या आ गया, टैप वॉर्म आ गया। ये दो तो है ही, और यहां पे सोलार सिस्टम भी आ गया। लाइक हर एक चीज को हम यहां पर ले रहे हैं। He will leave behind him his natural repulsion of the tapeworm. टैपवॉर्म है, कीड़ा है, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि कीड़े के पास क्यों जाएं, मकड़ी के पास क्यों जाएं, किस लिए जाएं, काट सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको भी एक ही दृष्टिकोण से देखेंगे। सारे विश्व को एक दृष्टिकोण से देखना, आपको याद होगा कि एक ही दृष्टिकोण से अगर हम समस्त ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमको भगवान की भी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे अगर रिपल्शन है, लाइक अ फीलिंग ऑफ इंटेंस स्टेट और डिस्गस्ट आता है, बड़ा अजीब सा कीड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ आएंगे, देखेंगे उसको भी, विच वुड लीड हिम टू थ्रो इट अवे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट एज केयरफुली एज स्टैच्यू और सिंफनी एंड इज ऑल फॉर द सोलार सिस्टम। और कहीं ना कहीं हो सकता है हम उसको अलग कर दें। कहीं ना कहीं क्या होगा, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट इज अ केयरफुली स्टैच्यू ऑफ सिंफनी, ऐसे स्टैच्यू बनकर ही हम किसी चीज को देखने लगे, सिंफनी है ना, म्यूजिक। यहाँ पे देखिए स्टैच्यू का मतलब पीस ऑफ म्यूजिक की बात हो रही है ना। अब यहां पर देखिए रिपल्शन, सिंफनी, और यहां पर एक वर्ड है इनस्क्रूटेबल। अब इनस्क्रूटेबल का मतलब क्या, अनफैथोमेबल, हार्ड टू मेक आउट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, एंड हिज ओ फॉर सोलार सिस्टम। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि हमें अजीब लगे, ऑफुल लगे सोलार सिस्टम को देखने में, विच लेड हिज प्रेडिसेसर ईदर टू वर्शिप। जिसने क्या करा था, अगर हमारे जो प्रेडिसेसर्स हैं उन लोगों ने क्या करा, जो सोलार सिस्टम है ना, जो किसको कंस्टिट्यूट कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स, प्लैनेट्स जो उसको बना रहे हैं, हम क्या करने लगे, उन लोगों ने क्या करा, उसकी पूजा करना चालू किया, और एटलीस्ट रिगार्ड देम एज इनस्क्रूटेबल सर्वेंट ऑफ द एलमाइटी। और कहीं ना कहीं क्या मानने चालू कर दिया, थोड़ा कठिन था लेकिन ये माना कि वो कहीं ना कहीं सर्वेंट है। अब एक कंस्टिट्यूएंट्स की बात हो रही है। कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं ये बेसिकली एक पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट जोड़ के जब हम किसी चीज को बनाते हैं ना, उसकी बात है, तो उन पार्ट्स को हम कहते हैं। तो यहां पर साफ तरीके से यही कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में, सॉरी फॉर द रिपीटेशन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि भेदभाव वाली बात नहीं है। हाँ, आज जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज अब विज्ञान के बढ़ते चरण है, आज उस अवस्था में नहीं है। आज हम सोलार सिस्टम को भी एक उस नज़र से देख रहे हैं जहां हम एक टैप वॉर्म या हम खुद को अपने आप को देखते हैं। आज हम उनकी कंस्टिट्यूएंट को, लाइक पूजा पाठ होती है, देखते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रह नक्षत्रों का बहुत देखा गया है, पढ़ा जाता है कि ये ग्रह, राहु, केतु, ये वो भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं, पर कहीं ना कहीं विज्ञान ने भी इन पे अनुसंधान करना चालू किया है। अप टू एक्सॉल्टेड फॉर ह्यूमन कंप्रेशन, और कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई, एक्सॉल्टेड हाई है, किनके लिए, ह्यूमन कंप्रेशन की समझने के लिए। फोर्थ, सच एन एटीट्यूड लीड्स दिस साइंटिस्ट टू अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है वो क्या करता है, वैज्ञानिकों के अंदर क्या करता है, क्यूरियसिटी ले आता है, और क्या करता है, लीड द साइंटिस्ट टू अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ प्राइड। उनके अंदर प्राइड और ह्यूमिलिटी दोनों का मिक्सचर आ जाता है। The solar system turns out to be a group of bodies that are small in comparison with many of their neighbor and executing their movement according to simple and easily intelligible laws। अब कहीं ना कहीं एक तरफ तो ये होता है कि हमारे पूर्वजों ने तो ये कहा था कि इनकी पूजा करनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसे उन्होंने अवधारणाएं बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का अंदर भी ये भाव है कि जो सोलार सिस्टम को जो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने देखा कि जो पूरा सोलार सिस्टम में कहीं प्लैनेट्स हैं, उनकी अपनी खुद का सिचुएशन है, अलग अलग अवस्थाओं में है वो, ठीक है, उनमें कुछ लॉज लग रहे हैं जिनके कारण वो मूव कर रहे हैं। बट ही हिमसेल्फ इज अ रेदर एबेरेंट मेंबर ऑफ द सेम ऑर्डर एज द मंकीज। पर कहीं ना कहीं हम अपने आप को देख सकते हैं, जाकि ऑथर और हम लोग क्या है, अजीब तौर की बात है, एबेरेंट का मतलब अनयूजुअल है, कि हम लोग क्या मेंबर हैं, किसके, मंकीज के। While his mind is at the mercy of a number of chemical processes in his body which he can understand but little and control hardly at all। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बहुत से केमिकल चीज़ें चल रही है ना। अगर हमारे पास अगर वो बात करते हैं तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कितनी केमिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारे अंदर चल रही हैं, ठीक है। अगर हम गुस्सा हो जाते हैं तो कोई एक केमिकल रिलीज हो जाता है, अगर कुछ हो जाता है तो कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, मूवमेंट हो रहा है सोलार सिस्टम का तो कुछ कारण है, कुछ लॉज लग रहे हैं, हम लोग कुछ अच्छा खुशी महसूस हो रही है तो कोई केमिकल है। तो यहाँ पे अब देखिए ह्यूमिलिटी का मतलब विदाउट प्राइड,
लाइक कहीं पे हमारे अंदर प्राइड है, कहीं हमारा प्राइड नहीं है, उन दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर ओवरऑल इसी कारणवश क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर प्राइड भी और ह्यूमिलिटी भी है। इन सो फार एज इट प्लेसेस all phenomena on the same emotional level, the scientific point of view may be called the God's eye view. यहां फिनोमिना का मतलब घटना होगा, गॉड्स आई व्यू, भगवान की दृष्टि, भगवान का देखना। देखिए इन सो फार, अब यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हर एक चीज को ना हम अपनी भावनाओं में तोल नहीं सकते। तोल सकते हैं क्या? नहीं तोल सकते। भावनाओं के अलावा भी रैशनैलिटी होती है। तो एक ही इमोशनल लेवल पे क्या हमको तोलना चाहिए? द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में बी कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू। कहीं ना कहीं ये भगवान का भी आई व्यू है, समझ रहे हैं आप? तो फिनोमिना नेचुरल ऑकरेंस विच कैन बी नोन बाय सेंस परसेप्शन रेदर देन बाय थॉट और इंस्टीट्यूशन, है ना, जो हमारे द्वारा परसीव किया जाता है, घटनाओं को समझा जाता है। गॉड्स आई व्यू का मीनिंग क्या है? द एटीट्यूड ऑफ बीइंग कंप्लीटली अनबियास्ड एंड न्यूट्रल। लाइक हम इमोशनल लेवल, अगर हम इमोशनल हो जाए कोई भी चीज को लेकर तो वो गलत है। हमें भगवान की तरह बनना है ना, न्यूट्रल होना है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान न्यूट्रल है, सही गलत दोनों को देखती है, दोनों के प्रति इसका प्रतिकर्षण नहीं है, रिपल्शन नहीं है, दोनों के प्रति लगाव भी है और दोनों के प्रति सही गलत का अंतर करने का भेद का सक्षमता भी है। बट इट डिफर्स प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली इसमें अंतर है। अब प्रोफाउंडली का मीनिंग क्या होता है? वेरी डीपली, मतलब एक बहुत गहराई से अलग है फ्रॉम दैट विच रिलीजन्स हैव एट्रीब्यूटेड टू द अलमाइटी इन बीइंग एथिकली न्यूट्रल। लाइक कहीं ना कुछ अंदर है। रिलीजन ने भगवान को किस तरह से दिखाया है, विज्ञान भगवान को किस और ले जा रहा है, ये एक अंतर की बात है और बहुत गहरा अंतर है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से बहुत समय पहले जब यूरोपियंस थे तो यूरोपियंस ने क्या करा था, यूरोपियन लोग जो थे उन्होंने अपने लाइक उनके चर्चेज जो थे, यूरोपियन में जो चर्च थे वहां पे चर्च लोगों को, चर्च के जितने भी पादरी वगैरह थे, उन्होंने बताया था कि यूरोप के अलावा और कोई दुनिया ही नहीं होती। तो क्या ये सही है? अब जब व्यापार की बात आई, जब व्यापार की जो गतिविधियां थी वो रुक गई, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक बार यहां पर आकर देखते हैं एशिया की साइड, क्योंकि वहां पर ये सिचुएशन आ गई थी कि उनकी जगहों को कब्जा कर लिया गया, ट्रेड पूरी तरीके से खत्म हो गया। तब वो जब बाहर आए तो उनको समझ में आया कि ये पादरी तो हमको उल्लू बना रहे हैं। फिर उन्होंने बाइबल उठाई। पहले उन लोगों को बाइबल पढ़ने नहीं दी जाती थी, वो उनकी जो सुनाते थे, जो कुछ भी उन्होंने सुना दिए गलत सलत बाइबल से पढ़कर कुछ भी बता दिया, जीसस क्राइस्ट ने ऐसा कहा है ऐसा करो, इस तरह से उनको उल्लू बनाते थे। तो यहां पर यही बात हो रही, भगवान को किस तरह से हमने मोड़ दिया फ्रॉम दैट विच रिलीजन हैव एट्रीब्यूटेड टू द अलमाइटी इन बीइंग एथिकली न्यूट्रल। लाइक और यहां पे बताया कि रिलीजन के हिसाब से वो कैसे एथिकल न्यूट्रल है और किस तरह से विज्ञान के द्वारा, इनमें कुछ अंतर है। साइंस कैन नॉट डिटरमाइन वॉट इज राइट एंड रॉन्ग। साइंस कभी नहीं कहती क्या सही क्या गलत, एंड शुड नॉट ट्राई टू, और कभी कोशिश करेगी भी नहीं। इट कैन वर्क आउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरियस एक्शन। ये कैसे काम करती है, ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ पहलू हैं, उसके हिसाब से काम करती है। बट इट कैन नॉट पास जजमेंट ऑन, पर वो कभी किसी पे जजमेंट पास नहीं कर सकती। आज तक किसी वैज्ञानिक ने यह नहीं कहा है कि भगवान है, क्योंकि भगवान उपस्थित हैं, उनके अनुभव हो रहा है, लेकिन वो शरीर कहीं उपलब्ध नहीं। इसलिए विज्ञान ने कभी ये घोषणा नहीं की कि देखिए यहां टॉप पे भगवान बैठे हैं। विज्ञान जजमेंट नहीं करता, सही गलत में उसका कोई अंतर नहीं, सच्चाई और इंपार्शियलिटी का उसका पिलर है। अब एथिकली न्यूट्रल से क्या समझते हो? मोरली इंडिफरेंट, मोरली अनबायस्ड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करना होगा कि इज बीइंग एथिकली न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल में आप इस चीज को ध्यान दें कि एथिक्स मॉरल है और न्यूट्रल। तो यहां जो न्यूट्रल है, लाइक जो हम बोलते ना कि ना सही ना गलत, एक न्यूट्रल, लेकिन एथिकल लग रहा है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि मोरल इंडिफरेंस की बात। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, अब ये लोग कौन होते हैं? एन एक्सपर्ट ऑन बैक्टीरिया और जर्म्स। ये लोग एक एक्सपर्ट होते हैं। आपने सुना होगा साइंटिस्ट ना, ये लोग भी वैसे ही हैं, पर कहीं ना कहीं लॉजिस्ट लग रहा है, उस काम को करते हैं वो। लेक्चरार,
कितने सारे लोग, टीचर, वैसे एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होते हैं, कैन मेयरली पॉइंट आउट दैट, वो लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं दैट पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई, जो पॉल्यूशन होता है ना वाटर सप्लाई का, इज लाइकली टू कॉज एज मेनी डेथ, वो क्या करेगा, बहुत सारी डेथ लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि अब देखिए, लेटिंग ऑफ अ बॉम्ब इन पब्लिक स्ट्रीट, अब देखिए पॉल्यूशन अगर कहीं आता है तो पॉल्यूशन से क्या होता है, नुकसान होगा। तो यही बात यहां कही जा रही है कि अगर वाटर सप्लाई लाइकली टू कॉज एज मेनी डेथ एज लेटिंग ऑफ बॉम्ब इन द पब्लिक स्ट्रीट, अगर पॉल्यूशन को इस तरह से बढ़ावा देंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या, एक बॉम्ब की तरह है जो पब्लिक स्ट्रीट में आ रहा है। बट ही इज नॉट नो बेटर इक्विप्ड, लेकिन वो अच्छे तरीके से इक्विप्ड नहीं है देन एनीवन एल्स इन पोजीशन ऑफ द नॉलेज ही हैज गेन्ड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर दीज टू एक्ट्स आर इक्वली रॉन्ग। अब देखिए यहां पर कौन सा एक्ट आया, यहां एक्ट कौन सा है, देखिए पॉल्यूशन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई, तो यहां पे जो पॉल्यूशन हो रहा है ना पब्लिक वाटर का, ये एक एक्ट हो गया, ये गलत है ना, ये किसकी तरह है, ये एक बॉम्ब की तरह हो गया। तो यहीं ये कहा जा रहा है कि बट ही इज नो बेटर इक्विप्ड देन एनीवन एल्स इन पोजीशन ऑफ द नॉलेज ही हैज गेन्ड, जो नॉलेज उसने गेन की है फॉर डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइन करने के लिए, बताने के लिए, वेदर दीज टू एक्ट्स आर इक्वली रॉन्ग, क्या वो एकदम गलत है। द एनिमीज ऑफ साइंस अल्टरनेटली अब्यूज, जो दुश्मन है साइंस के वो क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं इट्स एक्सपोनेंट फॉर बीइंग डेफ टू मोरल कंसिडरेशन, कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो एक्सपोनेंट है लाइक हु पुट सम व्यूज फॉरवर्ड, लाइक कुछ व्यूज होते हैं ना, तो यहाँ पे अब्यूज इट्स एक्सपोनेंट, जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ कहा करते हैं कि विज्ञान ऐसा है वैसा है। तो द एनिमीज ऑफ साइंस अब्यूज इट्स एक्सपोनेंट फॉर बीइंग डेफ, वो कहते हैं कि ये तो बहरा है, विज्ञान क्या है, बहरा है, टू मोरल कंसिडरेशन एंड फॉर इंटरफेयरिंग इन एथिकल प्रॉब्लम विच डू नॉट कंसर्न देम, और क्या कहते हो, कहीं ना कहीं इंटरफेयर करते हैं किसमें, एथिकल प्रॉब्लम में, मॉरल प्रॉब्लम में, वो कहते हैं कि विच डू नॉट कंसर्न देम, जिसको कंसर्न ही नहीं करता। बोथ ऑफ दिस क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी राइट, हम इन दोनों को राइट नहीं कहते कि आप आरोप लगा रहे हो कि एथिकल भी नहीं है वो, आप ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ऐसा बात ही नहीं है विज्ञान में, ऐसा कुछ भी नहीं है। विज्ञान पूरी तरीके से सात्विक है, विज्ञान को हर एक चीज की जानकारी अवेलेबल है। नाउ द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन हैज ऑलवेज बीन टू ड्वेल वन, अब रहने की आदत है, टेंडेंसी एक आदमी की, टेंडेंसी का मतलब एक अभ्यास हो गया है अंदर रहने का, ऑन द इमोशन एथिकल साइड ऑफ अ केस, हर केस में ना कहीं उसको एथिकल तौर पे भी जाना है, मोरल तौर पे भी जाना है, इमोशनल तौर पे भी जुड़े रहना है किसी चीज से, रेदर देन ऑन फैक्ट्स ऑफ समवॉट डल काइंड विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट। तब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एथिकल साइड ऑफ अ केस, कोई भी एथिकल साइज है, कोई भी केस है, वहां पे जुड़े रहना, रेदर देन ऑन फैक्ट्स, बल्कि छोड़ के उन फैक्ट्स को छोड़ के, ऑफ सम वॉट डल काइंड विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट को अच्छा नहीं लगता। लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल, अब यहां पर हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन नीग्रो, अब जो समस्या है अमेरिकन नीग्रो की, एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, जो समस्या है डिजीज की। तो अब ये देखो, अमेरिकन नीग्रो को कोई समस्या है क्या, काले हैं, ये कोई डिजीज थोड़ी हुई, लेकिन वो बता रहे हैं, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स होल्ड दैट द नीग्रो इज डेफिनेटली इंफीरियर, वो कहते हैं कि नीग्रो जो काले लोग होते हैं वो लोग क्या है, हमसे निम्न है, टू द वाइट मैन से, एंड शुड एज फार एज पॉसिबल बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम हिम, और इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, उनसे इन लोगों को सेपरेट करना चाहिए। अब आप देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, अब इस पैराग्राफ में इस चीज को समझिए कि ड्वेल, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है हमें कि ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ द केस rather than on facts or somewhat dull kind which interest the scientist. Like यहां पर फैक्ट क्या है, यहां पर फैक्ट ये है कि अमेरिकन नीग्रो जो है वो ब्लैक है ना, भले ही वो उनका डार्क साइड है, लेकिन आप अपने इमोशनल दिमाग को क्यों लगा रहे हो, जैसा सृष्टि ने लोगों को बनाया है वैसे ही तो हम बनेंगे ना, यही तो बात यहां पर आ रही है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते, जस्टिफाई कैसे करते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, others believe that he should enjoy the same right, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं कि हमें एक जैसे राइट्स को एंजॉय करना चाहिए। The biologist cannot decide between them, वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते। एक सामान्य आदमी कहेगा तू काला मैं गोरा, तो काला बेकार गोरा सही, ठीक है, वो उसका इमोशन है, उसकी सोच है। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट है, जो हमारी स्टडी करता बॉडी का,
जिसको हमारी बॉडी का नॉलेज है, वो क्या कहेगा, कैन नॉट डिसाइड बिटवीन, वो कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा। ही कैन पॉइंट आउट, वो सिर्फ ये पॉइंट आउट करेगा दैट द नीग्रोज स्कल, जो नीग्रो का स्कल है, इज मोर एप लाइक देन द वाइट। वो यही कहेगा कि हाँ थोड़ा बंदर की तरह है नीग्रो का सर कहीं ना कहीं, लेकिन वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट हिज हेयरलेस स्किन लेस सो एंड सो फॉर्थ, ये सब नहीं करेगा। बट ही कैन नॉट नोट द रिजल्ट ऑफ टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज एज टू द नीग्रो। अब देखिए, बट ही कैन नॉट, पर वो क्या नहीं करेगा, नोट द रिजल्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज हैं, उस समय क्या था कि एक पॉलिटिकल इशू बन गया था, ये पॉलिटिकल इशू बन गया था कि नीग्रो ऐसे हैं, हम अच्छे हैं, हम साफ है, तो एक पॉलिटिकल इशू बन गया था। लेकिन यहाँ साफ साफ तरीके से यही बताया जा रहा है कहीं ना कहीं कि जो डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज जो हैं, इसकी बात साइंटिस्ट नहीं कर रहा। अगर कोई बायोलॉजिस्ट आ जाए, अगर मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ इसी बात पर ध्यान दूंगा कि जो नीग्रो का स्कल जो है ना, मैं उसको देखूंगा, वो लगेगा मुझे एप लाइक, और हेयरलेस स्किन लेस की वजह ज्यादा की, लाइक इस तरह देखूंगा। लेकिन मैं एकदम पॉलिटिकल इशू में घुसने नहीं वाला, ये बात यहां पे कही जा रही है। In the country district of southern states, the birth rate of the Negro population exceeds the death rate. अब क्या है, जो बर्थ रेट जो है ना, वो एक्सीड हो रही है डेथ रेट पे। अब पहले बर्थ रेट थी, अब दैट रेट जो है ना, जो मृत्यु का दर जो है, वो बढ़ गया है। इन द सदर्न डाउन्स एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ मोर नीग्रोज डाई देन आर बोर्न। जितना वो पैदा नहीं होते उतना ज़्यादा वो मर रहे हैं। देयर हाई डेथ रेट्स आर ड्यू टू द फैक्ट, इसका पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है दैट इन एन एनवायरमेंट सुटेबल टू अ वाइट मैन दे डाई ऑफ कंजप्शन एंड अदर डिजीजेस। लाइक जहाँ पे वाइट मैन अच्छे से रह पा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, इन लोगों को एक तो कंजप्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, और डिजीजेस हो रहे हैं उनको। जस्ट एज द वाइट मैन डाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, द नीग्रोज ओरिजिनल होम। तो क्या होगा, जैसे कि जो ओरिजिनल होम है उनका वो कहाँ पर है, अफ्रीका में, तो वहाँ पर क्या होगा, वाइट मैन मरेंगे। तो वैसे ही जब ये लोग वहाँ रहेंगे तो ये लोग नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जगह का स्थानांतरण का भी कुछ ना कुछ अंतर है। So if you keep the Negro out of cars, factories and so forth, or frighten him away from contact with whites by occasional lynching, you drive him back to the cotton fields where he lives healthily and breeds rapidly, thus creating a Negro problem for future generations. Creating a Negro problem for future generation. अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, अगर आप उन लोगों को अलग कर दो, है ना, नीग्रो लोगों को कार से भगा दो, वहाँ कार के पास मत आओ, फैक्ट्रीज के पास मत आओ, है ना, उनको डरा के भगा दो, अपने लिंचिंग के द्वारा भगा दो, है ना, वाइट मैन काले मैन को मारे, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहे हैं, हम उनको पीछे कर रहे हैं। कहाँ, उन्हीं की फील्ड में, जो कॉटन फील्ड्स में, जहाँ वो रहा करते थे बड़े अच्छे तरीके से, और जहाँ पे वो अच्छे तरीके से बच्चे पैदा किया करते थे, दस क्रिएटिंग अ नीग्रो प्रॉब्लम। तो इसी से क्या होता है, एक नीग्रो प्रॉब्लम जो वो क्रिएट हो रही है जनरेशन के लिए। यहाँ पे लिंचिंग का मीनिंग होता है, द वर्ड इज यूज्ड स्पेशली इन रेफरेंस टू द बीटिंग अप, लाइक हम किसी को मारते ना, जबरदस्ती लिंचिंग करना ना, तो वही बात यहाँ आ रही है, किलिंग ऑफ नीग्रो बाय वाइट अमेरिकन, नीग्रो को मारा जाना वाइट एनिमल्स के द्वारा। बट इफ यू एक्सटेंड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू हिम, यू ऑल्सो इन्फेक्ट हिम विथ योर मेलेडीज। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपना हाथ बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उनको भी बीमार करोगे अपने मेलेडीज से। अब मेलेडीज क्या होता है, डिजीजेस ना। बिसाइड्स एस्टैब्लिशिंग योर मिडेस्ट अ रिजर्वियर ऑफ डिजीज जर्म्स ना, बावजूद इसके इस्टेब्लिश करने के, कहाँ के बीच में, रिजर्वियर ऑफ डिजीज जर्म्स के। अब यहाँ पे रिजर्वियर ऑफ डिजीज जर्म्स क्या होता है, अ कम्युनिटी इन विच डिजीजेस आर प्रिवेलेंट, जहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, प्रिवेलेंट हैं। तो इसी के साथ हमने क्या करा, हमारे चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है उसका पार्ट 1 कंप्लीट किया। यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझने का प्रयास किया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यहाँ जो हमारे ऑथर हैं इस ऐसे में ये नहीं कह रहे कि मैं कोई साइंटिफिक थ्योरी आपको दे रहा हूँ, वहाँ ये कह रहे हैं मेरे कुछ स्टैंड पॉइंट्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक तो समझो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमने देखी, एक ट्रुथफुलनेस, लाइक सच्चाई, और इक्वालिटी की बात की गई, है ना, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता। उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, उन्होंने यहाँ तक बताया कि नीग्रो के उदाहरण के द्वारा कि एक साइंटिस्ट क्या होता है, साइंटिस्ट ये सब इमोशनल चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, भावनात्मक चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता, जितना ज़्यादा यहाँ पे वैज्ञानिक क्या करता है, वो फोकस करता है किस पे,
वो फोकस करता है कि स्कल में क्या है, स्कल क्या है उसका, ठीक है, हेयर क्या है, लाइक बायोलॉजिकल चीज़ों पे ध्यान देता है। बायोलॉजिकल दो के जरिए वो किसी को वो नहीं करता कि तुम्हारे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। तो विज्ञान के जो बढ़ते चरण हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लाभदायक हैं और कहीं ना कहीं नुकसानदायक इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि अगर हम उसका सही उपयोग ना करें। तो हम आने वाले पार्ट में कनेक्ट कर कर देखेंगे कि आगे वो क्या कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा और वो ये है कि हमारे पास आप सभी के लिए बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जितनी भी कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और यहाँ पे जितनी भी कोर्सेज जैसे आप देख पा रहे हैं सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड और यूपी बिहार, सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और आप हमारे लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ जानकारियाँ आपको दी गई हैं और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।